ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूं जिसके वजह से इवोल्यूशन हो रहा था। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोल्यूशन। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जीन माइग्रेशन। फिर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। तुम सब लोगों को पता है इवोल्यूशन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? चेंज इन द अलिलिक फ्रीक्वेंसी, चेंज इन द अलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का डेफिनेशन क्या है? देखो, बाय चांस। ये बाय चांस को चलो नीचे लिखता हूं। समझो इस चीज को, छोटे से पॉपुलेशन में अगर अचानक से अब अलिलिक फ्रीक्वेंसी बदलती है तब मैं उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहूंगा। अचानक से। जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही दूसरा नाम है सीवाल राइट इफेक्ट। इसका दूसरा नाम सीवाल राइट इफेक्ट भी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक है बॉटल नेक इफेक्ट, और एक है फाउंडर्स इफेक्ट। तो अगर आप बॉटल नेक इफेक्ट देखोगे, इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, चेंज इन दी allelic frequency of a small population by chance। बाय चांस मतलब अचानक से। बाय चांस लिखने से ज्यादा बेटर मैं लिखूंगा बाय एन इवेंट। इवेंट मतलब कोई घटना। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, इसको बॉटल नेक क्यों कहते हैं? कि एक बॉटल है और ये उसका नेक। समझो अभी,
यहां पे बताता हूं कि सपोज बीटल्स है, बीटल्स, कुछ बीटल्स है जो रास्ते पे चल रही है, ठीक है, ये बीटल्स है जो रास्ते पर चल रही है। मुझे बताओ आपको कौन सी बीटल ज्यादा दिख रही है, रेड वाली या ग्रीन वाली? सर रेड वाली। मतलब किस बीटल का अलीलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? मतलब मान लो कि एक अलील है रेड वाले के लिए, एक अलील है रेड वाले के लिए, ठीक है, और एक अलील है ग्रीन वाले के लिए। ये दो अलील है, दो अलील मैं बता रहा हूं कि एक ये कैपिटल आर जो है वो रेड अलील है, कैपिटल आर वाला जो अलील है वो रेड के लिए है, और स्मॉल आर वाला जो अलील है वो ग्रीन के लिए है। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी किस अलील का फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रहा है इस पॉपुलेशन में? कैपिटल आर। किसका? कैपिटल आर का कि स्मॉल आर का? कैपिटल आर का अलीलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, क्योंकि रेड बीटल ज्यादा दिख रही है, तो कैपिटल आर वाला अलील ज्यादा होगा कि नहीं इस पॉपुलेशन में, और स्मॉल आर वाला अलील कम होगा। तो अभी इस पॉपुलेशन का अलीलिक फ्रीक्वेंसी है कि कैपिटल आर ज्यादा है और स्मॉल आर कम है। ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी है इस पॉपुलेशन का। अब हुआ यू कि अचानक से हाथी का पांव पड़ गया, ये लोग रोड क्रॉस कर रही थी, ये एक पॉपुलेशन है जो क्या कर रही है, रोड क्रॉस कर रही है, और अचानक से हाथी का पांव पड़ गया। ये देखो, ये हाथी का पांव पड़ गया और इतने सारी मर गई, सिर्फ ये बच गई। तो मेरे को नेक्स्ट जनरेशन में बताओ कौन सी बीटल ज्यादा दिखेंगी, रेड वाली, स्मॉल आर। रेड वाली या ग्रीन वाली? सर ग्रीन। तो अगले जनरेशन के पॉपुलेशन में मेरे को ग्रीन वाली बीटल ज्यादा दिख रही है और मेरे को रेड वाली बीटल कम दिख रही है। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी इस जनरेशन का और ये जनरेशन का, ये जनरेशन का अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कैपिटल आर ज्यादा होगा कि स्मॉल आर ज्यादा होगा? बताइए। स्मॉल आर। स्मॉल आर का अलीलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और कैपिटल आर का अलीलिक फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये जनरेशन का पॉपुलेशन और ये जनरेशन के पॉपुलेशन में अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो क्या मैं बोल सकता हूं इवोल्यूशन हुआ है? यस सर। तो ये जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव आया है ये अचानक से हुआ ना, अचानक से कोई घटना हो गई, अचानक से कोई घटना हो गई, देखो बाय एन इवेंट, इवेंट का मतलब घटना, ये घटना हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे यहां पे मैंने तुमको एक्सीडेंट का केस दिखाया, या हंटिंग हो गई, कुछ लोगों का हंटिंग हो गया, शिकार, शिकारियों ने शिकार कर दिया, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई,
कुदरत का कहर आ गया जिससे बहुत लोग मर गए। या बीमारी आ गई अचानक से, या जंगल में आग लग गई, ये घटना कुछ भी हो सकती है। इसके वजह से अचानक से क्या हुआ, एक पॉपुलेशन का एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदल गया। इस कहानी को मैं कहूंगा बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट क्यों कह रहा हूं, जैसे कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, ये बॉटल के अंदर बॉल दिख रहा है तुमको, ये सब अलील्स है। अब इसमें ब्लू कलर की भी अलील है, येलो वाली भी अलील है, ग्रीन वाली भी अलील है, और ऑरेंज वाली भी अलील है, दिख रहा है। अब हुआ क्या, अब ये बॉटल से हमको इस बॉल को पास करना है एक जार में। अब वो बॉटल का ये जो नेक है, तुमको पता है एक बॉटल का नेक कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये नेक मतलब क्या बता रहा है, ये नेक मतलब बता रहा है इवेंट। ये नेक क्या बताना चाहता है, ये घटना, इवेंट। तो क्या बताओ, इस बॉटल से सभी बॉल पास हो जाएंगे कि कुछ बॉल्स ही पास होंगे, बताइए। सर कुछ बॉल ही पास होंगे। तो ये जो बॉल्स आए, मतलब ये दूसरा पॉपुलेशन है और ये पहला पॉपुलेशन है। आपको ये बॉल को रिलेट करना है अलील से। आप देखिए कि ये पॉपुलेशन में जो बॉल्स है, मतलब ये पॉपुलेशन का जो अलील है और इस पॉपुलेशन का अलील है, क्या सेम है कि अलग अलग है? मतलब ये बॉटल का नेक, नेक मतलब समझते हो, बॉटल नेक क्यों बोला, ये आगे जाके छोटा हो रहा है। छोटा होने की वजह से क्या हो रहा है कि क्या इसमें से, इस बॉटल में से सभी बॉल पास हो जाएंगे कि कुछ रह जाएंगे? सर कुछ रह जाएंगे। तो जैसे कि यहां पे येलो और ब्लू कलर का बॉल पास नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन पास हो रहा है। मतलब कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके वजह से सबके सब लोग पास नहीं हुए, कुछ लोग ही गए। इस कहानी को ऐसे बताया जा रहा है। मैंने तो तुमको क्या बताया, डेफिनेशन पे फोकस करो। चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय इवेंट। इवेंट मतलब घटना। तो ये जो बॉटल का नेक है वो कोई घटना बता रहा है कि कोई घटना के वजह से कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बच गए, जिसकी वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदल गई। क्योंकि जब पहले थे सब लोग, तब देखो एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसी थी, तब इस पॉपुलेशन में सभी टाइप के अलील थे। येलो वाला अलील भी था, ब्लू वाला भी था, ग्रीन वाला भी था और ऑरेंज वाला भी था। पर कोई इवेंट हो जाने की वजह से खाली कौन से अलील बच गए, अब ग्रीन और ऑरेंज। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी बदल गई है, मतलब इवोल्यूशन हुआ है। और ये अचानक से हुआ है, अचानक से हुआ है। इसके लिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी अचानक से बदल जाती है, पर उसके लिए पॉपुलेशन छोटा होना चाहिए। पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बीटल का एग्जांपल दिया था। मैंने कितने बीटल लिए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बीटल लिए। तो 8 बीटल में से 3 बीटल ग्रीन कलर के थे और 5 बीटल रेड कलर के थे। तो जितने छोटे पॉपुलेशन में घटना होगा उतना उसका असर दिखने का चांस ज्यादा है। अगर इधर 8 बीटल के बजाय 100 बीटल होते हैं, कितने बीटल होते हैं, 100, और उतने ही मरे, ये यहां पे जितना दिखा है कि 2-3 लाल वाले मरे और एक हरा वाला मर गया, तो क्या इतना असर पड़ता अगले जनरेशन पर? सोच समझ के बताओ। अगर एक पॉपुलेशन, चलो तुमको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, जेनेटिक ड्रिफ्ट का असर हमको स्मॉल पॉपुलेशन में ही दिखाई देगा।
अगर वो घटना हो रही है किसी स्मॉल पॉपुलेशन में, तो ही उसका असर आपको नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि एक पॉपुलेशन है, उसमें 10 लोग हैं, 10 में से मान लो 8 लोग, सॉरी 7 लोग गोरे हैं, 3 लोग काले हैं, ठीक है, 7 लोग गोरे हैं, 3 लोग काले हैं, और अचानक से कुछ ऐसी घटना हो गई कि 6 गोरे और 1 काला मर गया, 6 गोरे और 1 काला मर गया, तो अगले जनरेशन में कौन ज्यादा दिखेंगे? ज्यादा करके गोरे, ज्यादा करके काले लोग दिखेंगे और गोरे लोग कम दिखेंगे, बराबर। यस सर। पर अगर इस पॉपुलेशन में 10 लोगों के बजाय 1000 लोग होते, और तब मैं कहता कि भाई 6 गोरे और 2 काले मरे, 6 गोरे या 5 गोरे या 2 काले मरे, तो क्या इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखता है नेक्स्ट जनरेशन में? नो सर। मतलब वो नेग्लिजिबल होता। मतलब ये समझ लो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन बाय चांस। दो चीज रखना, एक तो घटना अचानक से होगा, दूसरा पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। पॉपुलेशन शुड बी स्मॉल, समझ आए? पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है, चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय इवेंट। समझा ये डेफिनेशन की नहीं? बताइए। यस सर। तुम लोगों को मैंने 2-2 एग्जांपल करके बताया। एक एग्जांपल तो ये करके बताया, बीटल्स का दिखाया और हाथी का पाव पड़ा। ये हाथी का पाव क्या है? एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट मतलब क्या? एक टाइप का इवेंट। इसके लिए इसको बॉटल की नेक की तरह तोला जा रहा है कि जैसे बॉटल में बहुत सारे बॉल्स है, ये सब अलग अलग अलील है। क्या सभी अलील जा रहे हैं? नहीं, कुछ अलील अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉटल का नेक छोटा है। तो ये नेक क्या बता रहा है? इवेंट बता रहा है। इसके लिए इसको हम बॉटल नेक इवेंट कहते हैं। पर इसके लिए पॉपुलेशन का साइज छोटा होना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट जनरेशन में ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे नए पेज पे आना होगा। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फाउंडर्स इफेक्ट का, यहां पे लिखता हूं। देखो मैं बताता हूं, सपोज ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर कुछ बर्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं। ये पॉपुलेशन भी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल पॉपुलेशन ही है ये वाला पॉपुलेशन भी कैसा है? स्मॉल। क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट का असर आपको हमेशा किस में दिखता है? स्मॉल पॉपुलेशन में दिखता है। याद करो, इसके पीछे भी मैंने बताया था कि यहां पे मैंने ज्यादा बीटल लिया था कि कम बीटल लिया था? कम ही बीटल लिया था, 8 बीटल्स ही लिए थे। तो यहां पे भी पॉपुलेशन छोटा ही था, यहां पे भी कैसा था? पॉपुलेशन स्मॉल था। तो एक स्मॉल पॉपुलेशन है और उसमें ये ब्लू कलर की बर्ड्स है, तो मतलब ब्लू कलर वाला अलील ज्यादा है। मान लो कि ये बी वाला जो अलील है, ये कैपिटल बी वाला अलील जो है ये ब्लू कलर के लिए है, और एक स्मॉल बी वाला अलील है वो ग्रीन कलर के लिए। तो मैं ग्रीन कलर वाला बता रहा हूं, और ग्रीन कलर के ये बर्ड्स है। बताइए मुझे, तुम लोगों को इस पॉपुलेशन में कौन से कलर के बर्ड ज्यादा दिख रहे हैं? ब्लू की ग्रीन? ब्लू। ब्लू वाला, तभी तो मैंने लिखा है
कि ब्लू वाला बर्ड है तो कैपिटल बी अलील ज्यादा है और स्मॉल बी वाला अलील ग्रीन कलर के लिए तो वो कम है, तो यहाँ पे अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है इस पॉपुलेशन का कि कैपिटल बी वाला अलील ज्यादा है और स्मॉल बी वाला अलील कम है। अचानक से क्या हुआ, एक दिन अचानक से कुछ लोग यहां से उड़ के दूसरे जगह चले गए। कुछ लोग मतलब ये लोग नए जगह चले गए। तो जो ये लोग गए, वो नए लोग वहां पे जब गए तो जो नए लोग जा रहे थे उसमें 2 ग्रीन थे और 1 ब्लू था। दो ग्रीन थे और 1 ब्लू था, ये देखिए। तो जो नया पॉपुलेशन बनेगा ये लोग उसके फाउंडर थे, ये लोग उसके क्या थे, फाउंडर थे, फाउंडर। तो ये लोग जब गए तो अगले जनरेशन मुझे कौन से बर्ड ज्यादा दिखेंगे यहां पे, बताइए। ग्रीन। तो ग्रीन वाले बर्ड मुझे यहां पे ज्यादा दिखाई दिए और ब्लू वाले बर्ड मुझे थोड़े कम दिखाई दिए। तो अभी इस पॉपुलेशन का अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कैपिटल बी वाला अलील ज्यादा होगा कि कम होगा, और स्मॉल बी वाला अलील ज्यादा होगा। तो ये एक पॉपुलेशन, ये दूसरा पॉपुलेशन, क्या अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम है कि अलग अलग हो गई, अलग अलग। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई है तो मैं बोल सकता हूं कि इवोल्यूशन हुआ है। तो यहां पे हुआ क्या कि कुछ बर्ड्स अचानक से उड़ के चले गए, उन्होंने पहले से प्लान नहीं किया था। अगर पहले से प्लान किया होता तो इसको मैं जीन माइग्रेशन कहता। क्या कहता, जीन माइग्रेशन। याद करो पहला टॉपिक तुमको पढ़ा था ये वाला, ये वाला जीन माइग्रेशन में भी कुछ लोग निकल के एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहे थे, तो जिधर से निकल रहे थे उसका भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी बदल रहा था, जिधर जा रहे थे उसका भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी बदल रहा था। पर वो सोची समझी चाल थी, ये बिना सोची समझी चाल है, अनप्लैंड, अनप्लैंड, रैंडमली। तभी तो मैंने रैंडमली बोला। रैंडमली का मतलब क्या है, अनप्लैंड, अचानक से। अनप्लैंड बोलो या बाय चांस बोलो, बाय चांस कुछ लोग अचानक से उड़ के नए जगह पर चले गए और कुछ सालों के बाद देखो उधर के पॉपुलेशन का एलीलिक फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल पॉपुलेशन के एलीलिक फ्रीक्वेंसी से बदल गया। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन था। और ये न्यू पॉपुलेशन है। तो ओरिजिनल और न्यू पॉपुलेशन के एलीलिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव आया है, अचानक से आया ना। क्या मैं यहां पे जीन माइग्रेशन वर्ड यूज कर सकता हूं, बोलिए निकिता, सिया, गरिमा, क्या मैं यहां पे जीन माइग्रेशन वर्ड यूज कर सकता हूं कि नहीं, नहीं कर सकता क्योंकि ये अनप्लैंड है। प्लान, अगर प्लान्ड होता तो मैं जीन माइग्रेशन बोलता। अचानक से गए, तभी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का डेफिनेशन ही क्या था, बाय चांस। इसके डेफिनेशन में यही था, देखो, चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस। तो यहां पे बाय चांस तो एक घटना थी, अगर घटना की वजह से हो रहा है तो बॉटल नेक इफेक्ट, और अगर अचानक से माइग्रेट हो रहे हैं अनप्लैंड वे में तो मैं बोलूंगा फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो अचानक से गए वो दे आर दी फाउंडर्स ऑफ द न्यू पॉपुलेशन। न्यू पॉपुलेशन के लोग फाउंडर है, इसके लिए इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहा। तो ये वाली पॉपुलेशन भी स्मॉल ही होनी चाहिए। तुम लोग मेरे को एक बात मैं तुमको गिन के बताता हूं, कितने लोग हैं इस पॉपुलेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही लोग हैं इस पॉपुलेशन में। और 16 में से कितने सारे येलो थे, 1 2 3 4, कितने सारे ब्लू थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 16 में से 10 लोग ब्लू थे और 6 वाले ग्रीन थे।
और उड़ के कितने गए? 3। वो जो 3 गए उसमें 2 ग्रीन थे, 1 ब्लू था, तो ये पॉपुलेशन भी छोटा ही था। अगर ये पॉपुलेशन बड़ा होता तो इतना ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। कि मान लो अगर ये पॉपुलेशन बड़ा है तो ज्यादा लोग थोड़े उड़ के गए होते थे। अगर ये पॉपुलेशन बड़ा होता तो थोड़े ज्यादा लोग उड़ के गए होते थे। तो जो ज्यादा लोग उड़ के गए होते थे उसमें ग्रीन भी और ब्लू दोनों भी होते थे ज्यादा। तो यहाँ पे जो नई पॉपुलेशन बनती है वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती जितनी इसकी है। यहाँ पे कम है तो उतना ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है ब्लू अलील और ब्लू और ग्रीन अलील के बीच में। पर अगर ये पॉपुलेशन बड़ा होता, मान लो कि इसमें 1000 लोग हैं, 1000 में से मान लो 600 लोग होते ब्लू वाले, 400 लोग होते ग्रीन वाले, और फिर कुछ लोग उड़ के गए, तो भी इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलता मेरे को। समझ रहे हो? तो ये वाली पॉपुलेशन भी छोटी है और जो उड़ के निकल रही है वो भी छोटी पॉपुलेशन है। अगर मान लो ये पॉपुलेशन बड़ी भी निकलती तो इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता क्या मुझे? जैसे कि अभी कितने लोग निकल रहे हैं, इसमें से सिर्फ 3 लोग निकल रहे हैं। अगर इसमें से 10 लोग निकलते तो इक्वल नहीं हो जाता? दिमाग लगाओ, जितना छोटा पॉपुलेशन रहेगा और उसमें से अगर कुछ लोग निकल के जाएंगे तो ज्यादा चेंज देखने को मिल जाएगा। पर अगर जितना बड़ा पॉपुलेशन है और तब कुछ लोग निकल के जाएंगे तो इतना ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जब उस ग्रुप में से कुछ लोग निकलेंगे तो उसमें ग्रीन भी ज्यादा होगा और ब्लू भी ज्यादा होगा। ये बात याद रखना आप लोग। इसको नोट डाउन कर लो। ये पॉइंट समझ में आया तुम लोगों को मैंने क्या बताया? अगर इस पॉपुलेशन में अभी तो 16 लोग हैं, अगर मान लो इधर 1000 लोग होते तो ग्रीन ब्लू सब लोग होते ना। तो जब कुछ लोग उड़ के जाते यहां से यहां तो इधर भी ग्रीन ब्लू ज्यादा ही होते थे। पर जितना कम है उतना ज्यादा डिफरेंस नजर आता है अपने को, उतना ज्यादा डिफरेंस। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का असर आपको लार्ज पॉपुलेशन में दिखेगा कि स्मॉल पॉपुलेशन में दिखेगा? बताइए। स्मॉल पॉपुलेशन। यस, मेरा बोलने का मतलब यही है। किया नोट डाउन? यस सर। ओके। तो इसके साथ में हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट कर लिया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? यहां पे इसका एग्जांपल, है इंग्लैंड में 240 लोग निकले थे और इस 240 में 4 लोगों को एक बीमारी था, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा। वो लोग एक आइलैंड पे गए। आज उस आइलैंड पे हर 10वें आदमी को ये बीमारी है, हर 10th पर्सन को ये बीमारी है। तो ये फाउंडर इफेक्ट का हुआ कि नहीं? इंग्लैंड में ये बीमारी ना के बराबर थी, पर कुछ लोग इंग्लैंड से निकले। कितने लोग थे? 40 लोग, 240। इसमें से 4 लोग को ये बीमारी थी। तो ये 240 लोग आर दी फाउंडर्स ऑफ दिस न्यू आइलैंड। पर इसमें से 4 लोग को ये बीमारी थी, तो आज के डेट में उस आइलैंड पे 10 लोगों को ये बीमारी है। पर इंग्लैंड में ये बीमारी ना के बराबर थी। तो क्या ये फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल नहीं लग रहा है हल्का हल्का? कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी, वो बीमारी वाली जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी थी वो ना के बराबर थी, यहाँ पे कितनी बढ़ गई?
एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, मतलब इवोल्यूशन हुआ बिकॉज ऑफ अनप्लैंड माइग्रेशन। कोई प्लान नहीं था इनका, अचानक से लोग चले गए थे यहाँ पे। अगर ये 240 के बजाय 2 लाख होते, 5 लाख होते, राइट, जितना ज्यादा नंबर होता उतना चांसेस कम होता था इस बीमारी दिखने का, पर क्योंकि इतने ही लोग थे और इसमें ये 4 लोग ही थे, तो मैं बोल रहा हूं ये नंबर भी कम होना चाहिए और पॉपुलेशन भी कम होना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, कितने लोग निकले थे इंग्लैंड से? 240। 240 में से 4 लोगों को ये बीमारी थी, राइट, बरोबर। अगर 240 के बजाय 2 लाख लोग निकलते और तब 4-5 लोगों को ये बीमारी होती, तो हर 10वें आदमी को होता क्या ये बीमारी? No, sir. जितना कम डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखने का आपको चांस होगा। मतलब जितना कम पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा तुम लोगों को ड्रास्टिक इफेक्ट देखने का चांस होगा। अब समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. तो ये बता दिया मैंने तुम लोगों को। इसके साथ मैं फर्स्ट स्लाइड पे वापस आ रहा हूं। हमने नेचुरल सिलेक्शन कंप्लीट किया, जेनेटिक ड्रिफ्ट कंप्लीट किया। चौथा चीज मैं आपको ओरली बता रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में ही, दैट इज म्यूटेशन। ह्यूगो डिवरीज ने बोला था, याद है, कि म्यूटेशन से भी तो नया स्पीशीज बनता है, और अगर नया स्पीशीज बनेगा तो नया अलील आ गया, और नया अलील आ गया इसका मतलब अभी का जनरेशन और पहले के जनरेशन में आपको अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? अलग अलग। बस म्यूटेशन से नया अलील बना, नया अलील आया मतलब अलीलिक फ्रीक्वेंसी बदला, मतलब इवोल्यूशन हुआ। और हम लोग तो वही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जिससे इवोल्यूशन हो रहा है। These are the factors affecting, नहीं लिखना चाहिए, these are the factors responsible for evolution. कौन कौन से फैक्टर है जिसके वजह से इवोल्यूशन हो रहा है? जेनेटिक ड्रिफ्ट तो अचानक से जो घटना होती है, म्यूटेशन। म्यूटेशन तो ह्यूगो डिवरीज का था। ये जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ये वही थ्योरी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अभी तक वही चल रहा है हमारा चौथा थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। याद करो मैंने इसके बारे में क्या बताया था, ये सभी थ्योरी का मिला के एक मॉडिफिकेशन है, क्योंकि हमने पहला थ्योरी पढ़ा था लेमार्क का थ्योरी, उसका डिसएडवांटेज निकला, फिर डार्विन का थ्योरी पढ़ा, उसका डिसएडवांटेज निकला, फिर ह्यूगो डिवरीज का थ्योरी पढ़ा, उसका डिसएडवांटेज निकला। इसके लिए चौथा थ्योरी बनाने की नौबत आई जिसको हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। और ये थ्योरी कहती है कि इवोल्यूशन होने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, जीन माइग्रेशन होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए, नेचुरल जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए और म्यूटेशन होना चाहिए। उसके अलावा ये थ्योरी ये भी कहती है कि पॉपुलेशन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा इवोल्यूशन होने के चांसेस है, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा, ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा अगर छोटा है ना। मान लो कि एक पॉपुलेशन में 10 लोग ही रहते, 10 में से मैंने बताया कि 6 गोरे 4 काले, पर अचानक से कुछ लोग मर गए और काले ज्यादा हो गए गोरे कम हो गए, तो ड्रास्टिक चेंज दिखा। पर अगर उस पॉपुलेशन में 10 के बजाय 1000 लोग होते तो इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखता। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि पॉपुलेशन का साइज जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा इवोल्यूशन होएगा, मतलब अलीलिक फ्रीक्वेंसी के बदलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब ये पढ़ने जा रहे हैं।
नेचुरल सिलेक्शन तो पढ़ लिया है तुम लोगों ने, वो तो नेचर सिलेक्ट करता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो इंसान सिलेक्ट कर रहा है। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी डार्विन ने दिया। डार्विन ने क्या बोला, जब नेचर के पास करोड़ों साल है, सिलेक्ट कर करके इवोल्यूशन करवाते जा रहा है ना, तो इंसान तो ऐसा फटफट से कर दे रहा है। जैसे कि इतने वैरायटी के डॉग्स आ गए, एक ब्रीड के डॉग को दूसरे ब्रीड के डॉग से मेट करा के नया ब्रीड बना देना, एक स्पीशीज के दूसरे स्पीशीज से मेट करा के नया स्पीशीज बना देना। समझ रहे हो? पिजन्स, कितने अलग अलग कलर के पिजन्स अवेलेबल है। वो टाइम पे लोग चिट्ठी देते थे, पिजन पे चिट्ठी लिखते थे, पिजन को देते थे, पिजन जाके पहुंचाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो इतने वैरायटी के पिजन्स भी किसकी वजह से आए? इंसान की वजह से आए। इंसान ने एक टाइप के पिजन को दूसरे स्पीशीज के पिजन के साथ मीटिंग कराया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कराया और नया नया टाइप का पिजन प्रोड्यूस किया। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है कि इंसान ने सिलेक्शन मतलब मीटिंग करवा करवा के नया नया स्पीशीज बनाते गए। तुम लोग डॉग्स का देख लो, लैब्राडोर, राइट, लैब्राडोर डॉग है, कितने सारे डॉग्स हैं, पोमेरियन है, ठीक है, डॉबरमैन है, कितने सारे डॉग की वैरायटी है। तो ये सब इंसान की वजह से ही हुआ ना। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी नए नए अलील बन रहे कि नहीं पॉपुलेशन के अंदर? बताइए। यस सर। तो वो नए अलील बनेंगे तो डेफिनेटली अलीलिक फ्रीक्वेंसी अभी का और डॉग के पहले के जनरेशन का अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा कि बदलेगा? बदलेगा। अलीलिक फ्रीक्वेंसी बदलना मतलब इवोल्यूशन होना। यही तो कब से चिल्ला चिल्ला के 2 लेक्चर से बोल रहा हूं कि पॉपुलेशन में अलीलिक फ्रीक्वेंसी बदला मतलब इवोल्यूशन हुआ। और ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाने से ही तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी और बदलती जा रही है और इवोल्यूशन होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। एग्जांपल 1 है कि ये जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, begging one. यस, कि अकॉर्डिंग टू डार्विन लार्ज वैरायटी ऑफ पिजन्स ह्यूमन ने प्रोड्यूस किए हैं। वैराइटीज ऑफ पिजन्स हैज बीन इवॉल्व फास्ट। Varieties of pigeons have been evolved fast due to human intervention. मतलब इंसान की वजह से। समझ में आया ये? तो डार्विन कहता है कि भैया जब इंसान ने इतने कम टाइम में अलग अलग टाइप के पिजन को मेट करा करा के इतने सारे वैरायटी के पिजन बना दिए इतने कम टाइम में, तो नेचर के पास तो करोड़ों साल थे भाई। क्या नेचर नेचुरल सिलेक्शन कर करके नए वैरायटी नहीं बना सकता था? बताइए, बना सकता था। तो डार्विन ने ही नेचुरल सिलेक्शन भी दिया, डार्विन ने ही आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी दिया। बोलो, ये समझ में आया? Yes, sir. तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी इवोल्यूशन होता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट हुआ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एक दो एग्जांपल और दे देता हूं आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। ये एक एग्जांपल ले लो, टाइगॉन। अब अगर आप टाइगन का एग्जांपल देख रहे हो, अफ्रीका का लायन और एशिया का Tiger. टाइगर। पर एशिया का टाइगर कैसा है? मेल। और अफ्रीका की लायन कैसी है? फीमेल। इन दोनों को मेट कराओ,
ये पता है ना फीमेल का साइन है, ये मेल का है, तो जो बना वो क्या बना, टाइगॉन। वैसे ही बना लाइगर। लाइगर में क्या था, उल्टा था। Yes, sir. यहाँ पे अफ्रीका का लायन जो था वो मेल था, और एशिया की टाइगर जो थी वो क्या थी, फीमेल थी। तो ये जो बना उसको बना लाइगर। समझा ये चीज? Yes, sir. एक और एग्जांपल ले लो, मेल डोंकी। यहां पे लिखता हूं, मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, मिलके क्या बना, म्यूल। पता है डोंकी को हॉर्स के साथ मेटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? डोंकी को है ना वजन चीज अपने सर पे रखना बहुत पसंद है, अपने पीठ पर उसको वजन चीज रखना बहुत अच्छा लगता है, और घोड़े को दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। पर घोड़ा को ये है कि उसको खाली दौड़ना है, कोई वजन चीज नहीं चाहिए उसको, घोड़े को। और डोंकी को ये है कि वजन चीज रखना है पर उसको दौड़ना नहीं है, आराम से चलना है। तो लोगों को तो लगा, लोगों ने सोचा कि अरे क्यों ना डोंकी और इनसे मेट करके ऐसा बना दे म्यूल जो वजन भी ले और थोड़ा तेज भी दौड़े। कंसेप्ट समझ रहे हो? यस सर। तो इसका उल्टा अगर मैं कर दूं, अगर मेल हॉर्स है और फीमेल डोंकी है, मेल हॉर्स को हम बोलते हैं स्टैलियन, सॉरी मेल हॉर्स को स्टैलियन बोलते हैं और फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। Yeah, this is I think female donkey and male horse. This is hiney. Yes, this is hiney. If female horse is there, which we call mare, उसको मेट किया मेल डोंकी से, then that is called mule. I hope this will be clear to you. ये 4 एग्जांपल याद रखने हैं आपको, कैसे भी करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sir, हाइनी हाँ बोलिए। सर ये उल्टा तो नहीं हो गया? हाइनी में क्या है, फीमेल डोंकी है और मेल हॉर्स। हाँ बराबर है, हाइनी बराबर है। हाइनी इज बराबर, हाइनी इज मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी, एंड म्यूल इज फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। ओके, Yes. ये याद रखना। ओके, जो लिखा है बराबर लिखा है। और इतना ये भी याद रखना एक्स्ट्रा नाम कि मेल हॉर्स को स्टैलियन कहते हैं और फीमेल हॉर्स को मेयर कहते हैं। याद रहेगा ये? Yes. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 2 टॉपिक और है, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। सेवन इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आपको पता है इससे भी तो वेरिएशन आता है।
अब जैसे कि मैं हूं, मैं मेरे मम्मी पापा की वजह से ही बना हूं, और मेरा छोटा भाई है, तो मैं और मेरा छोटा भाई क्या सेम दिखेंगे कि अलग अलग दिखेंगे? बताइए, मैं और मेरा छोटा भाई सेम दिखेंगे कि अलग अलग दिखेंगे? सर अलग अलग। क्यों? क्योंकि उसका जीन्स और मेरा जीन्स अलग अलग है। यस जितना सर। ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा इवोल्यूशन होगा, याद करो। वी ऑल आर दी प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तुमको पता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमेट्स बनता है, और गैमेट्स मियोसिस से बनता है, और मियोसिस में पता है क्रॉसिंग ओवर होता है। उसी क्रॉसिंग ओवर को तो बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसके वजह से वेरिएशंस आता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से एलीलिक फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है? इज इट राइट? समझा कि नहीं ये चीज? यस सर। ध्यान से सोचो। अभी देखो, ये जनरेशन में मैं हूं, मेरे अगले जनरेशन, अभी इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं तुमको, चलो। हैव यू ऑल सीन द मूवी बाहुबली? बाहुबली मूवी देखा है आप लोगों ने? नो सर। बाहुबली मूवी नहीं देखा? ठीक है, अभी मैं वो बेस्ट एग्जांपल था कि पिता जैसा दिखता है वैसे ही उसका बेटा भी दिखता है, एकदम सेम टू सेम है उस मूवी में। पर एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता, राइट? हम और हमारे आगे की जनरेशन एकदम सेम नहीं दिखेगी, थोड़ी बहुत अलग दिखेगी। किसकी वजह से? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तुम लोगों को अभी इतना याद रखना कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या आता है? वेरिएशंस आता है, और वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन के लिए फेवरेबल है। गॉट इट? समझ आया चीज? यस सर। और एक लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, पहले ये समझ लेते हैं, नॉन रैंडम मीटिंग। नॉन रैंडम मीटिंग का ही मतलब होता है सिलेक्टिव मीटिंग। इसको समझाने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, इसमें ये जो बना रहा हूं ये गोरे लोग हैं, और ये बना रहा हूं ये थोड़े काले लोग हैं। ये मतलब ब्लैक पीपल, और ये फेयर पीपल है, फेयर। पॉपुलेशन में कौन से लोग ज्यादा दिख रहे हैं, गोरे लोग कि काले लोग? बताओ। काले लोग। ठीक है, पर हुआ क्या? मेटिंग का मतलब क्या होता है? शादी करना, मेटिंग करना, रिप्रोड्यूस करना। मैं तुम लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक है नॉन रैंडम मीटिंग। इसको साइड में कर दो। इसी का दूसरा नाम है सिलेक्टिव मीटिंग, इसी का दूसरा नाम है। तो फीमेल लोग ज्यादा करके गोरे लोगों से अब शादी कर रही है, उनको हैंडसम लड़के चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए। तो अगर गोरे लोग से ज्यादा शादी करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में कौन से लोग ज्यादा दिखेंगे, गोरे लोग कि काले लोग? काले लोग। अरे नेक्स्ट जनरेशन में काले लोग कैसे ज्यादा दिखेंगे? गोरे लोग ज्यादा दिखेंगे ना। यस सर। जिसका ज्यादा मैरिज होगा उसके ही बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा जाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में अलीक फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, गोरों की कि कालों की? गोरो वाले जो है, ये देखो, ये फेयर वाले येलो है, उनकी अलीक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और
ब्लैक वालों की एलिलिक फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये पॉपुलेशन का एलिलिक फ्रीक्वेंसी में है। यहां पे ब्लैक वालों का एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो था और एक गोरे वालों का एलिलिक फ्रीक्वेंसी था, किसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा था? ब्लैक वालों का ज्यादा था और गोरे वालों का कम था। यहां पे क्या हुआ? उल्टा हो गया। यहां पे ब्लैक वालों का एलिलिक फ्रीक्वेंसी कम हो गया और गोरे वालों का एलिलिक फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। बोलो, ये समझ में आया? तो मेटिंग जो हो रहा है वो रैंडमली नहीं हो रहा है, कोई भी किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। रैंडमली होता तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में भी उतने ही जीन्स जाते। पर सिलेक्टिव मेटिंग हो रहा है, मतलब लड़कियों को चांस दिया जा रहा है कि आप किससे शादी करोगे। तो ज्यादा करके लड़कियां गोरे वालों लोगों से शादी कर रही है, तो गोरे वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, तो उनका अलील का नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट जनरेशन में, और इसके वजह से अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, जिसके से इवोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके लिए अगर सिलेक्टिव मेटिंग होने लगा तो भी इवोल्यूशन होगा। सिलेक्टिव मेटिंग का ही दूसरा नाम है नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम, रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम मतलब कभी भी किसी के साथ भी, तो इक्वली बना रहेगा। रैंडम, रैंडम का मतलब कोई भी किसी के साथ भी, किसी के साथ भी मतलब इक्वली बना हुआ है कि गोरे वाला गोरे के साथ भी कर रहा है, गोरे वाला ब्लैक के साथ भी कर रहा है, ब्लैक वाला गोरे के साथ भी कर रहा है, ब्लैक वाला ब्लैक के साथ भी कर रहा है, तो ये इक्वल सब बना हुआ है। वो रैंडम मीटिंग होता है, रैंडमली रैंडमली। पर नॉन रैंडम का मतलब सिलेक्टिव। अब सिलेक्टेड लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस किया जा रहा है। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. तो मैं क्या कहूंगा, इवोल्यूशन होने के लिए सिलेक्टिव मीटिंग होनी चाहिए कि नॉन सिलेक्टिव मीटिंग होनी चाहिए? Selective. या दूसरे शब्द में बोलूं कि इवोल्यूशन होने के लिए रैंडम मीटिंग होनी चाहिए कि नॉन रैंडम मीटिंग होनी चाहिए? Non-random. बराबर, याद रखना। ये था हमारा पॉइंट नंबर 9। अभी पॉइंट नंबर 8 बाकी है इवोल्यूशन बताने के लिए। पॉइंट नंबर 8 है, यहां देखिए, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये है पॉइंट नंबर 8 और ये पढ़ाने जा रहा हूं आपको। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सॉरी, आइसोलेशन इज अ गुड वर्ड। दो तरीके का आइसोलेशन होता है, एक होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, और एक होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है? सपोज ये एक स्पीशीज है इधर, ये सब स्पीशीज है, ये सब एक ही स्पीशीज है। बीच में अचानक से, इनके बीच में अचानक से पहाड़ आ गया, अचानक से इनके बीच में क्या आ गया? पहाड़ आ गया। अब ना ही ये लोग इधर जा सकते हैं, ना ही ये लोग इधर जा सकते हैं। तो क्या होगा कि इससे इधर इनका जीन्स इसमें नहीं जा पाएगा, इनका जीन्स इसमें नहीं जा पाएगा, जीन फ्लो होगा ही नहीं। अब ये लोग आपस में मीटिंग करेंगे, इनका अपना चेन चलेगा, मतलब इनका अपना क्या चलेगा? वही नेचुरल सिलेक्शन, वही ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। क्या चलेगा इनका? ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन चलेगा।
वैसी सेम इनका भी अपना ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन चलेगा। मतलब ना ही ये वाले इधर जा पा रहे, ये वाले इधर जा पा रहे, तो कई करोड़ों साल बाद या कई साल बाद ये एक नया स्पीशीज बन चुका होगा, ये एक नया स्पीशीज बन चुका होगा। समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है कि स्पीशिएशन इज अकरिंग इन अ डिफरेंट हैबिटेट। स्पीशिएशन इज अकरिंग इन ए, दो अलग अलग जगह पर स्पीशिएशन बन रहा है। ये एक अलग हैबिटेट हो गया और ये एक अलग हैबिटेट हो गया, और बीच में हिमालय आ गया, हिमालय का पहाड़ आ गया, ये एक अलग हैबिट बन गया, ये एक अलग हैबिट बन गया। तो स्पीशिएशन जो है, मतलब ये भी एक, स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है? नया स्पीशीज बनना। तो नया स्पीशीज क्या दोनों भी सेम जगह बन रहा है कि अलग अलग जगह बन रहा है? अलग अलग जगह बन रहा है, क्योंकि उनके बीच में कोई बैरियर आ गया है। समझ रहे हो? उनके बीच में क्या आ गया? कोई बैरियर आ गया है। तो ऐसी स्पीशिएशन को हम कहते हैं एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। एलोपेट्रिक स्पीशिएशन का मतलब होता है कि स्पीशिएशन जो है वो अलग अलग जगह पर हुई है। इसके लिए मैंने कहा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। मतलब हुआ क्या यहां पे कि टू पॉपुलेशंस आर separated from each other. Two populations are separated from each other due to geographical barrier. कोई बैरियर आ गया है, जैसे कि रिवर आ गया होगा, नदी, समुंदर आ गया होगा, ग्लेशियर आ गया होगा, बर्फ का पूरा पहाड़ आ गया होगा, या माउंटेन आ गया होगा, या उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, फॉरेस्ट आ गया होगा, जिसकी वजह से वो आप कभी मिल नहीं पा रहे। समझ रहे हो? आप बीच में कोई भी बैरियर आ सकता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा बताइए? डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। इसी के लिए तो मैंने बोला ना, वो फिंचेस इधर से उधर नहीं जाएगी, उधर से उधर नहीं जाएगी, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है जिसके से वो जा नहीं रही है। ये सारी एग्जांपल्स हैं। उसका उल्टा यहाँ पे सेम हैबिटेट है, पर फिर भी वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ है, उस पेड़ पे कुछ बर्ड्स रहती है, ये लेयर में ये वाली बर्ड्स है, ये लेयर में अगली बर्ड्स है, मतलब ये सारी बर्ड्स एक ही स्पीशीज की है, ये लेयर में और भी अलग बर्ड्स है। अब हुआ क्या कि ये बर्ड कभी ये बर्ड से मेट नहीं की, या ये बर्ड से ये बर्ड से कभी मेट नहीं की, तो कई सालों बाद कोई बैरियर नहीं है, ना ही डिस्टेंस है, ना ही पानी है यहाँ, ना ही समुंदर है, या ना ही ओशियन है, ना ही फ्लड है, सेम हैबिटेट में है, उसके बावजूद भी नई स्पीशीज बन गई, क्योंकि वो लोग ने आपस में कभी मीटिंग ही नहीं किया। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे स्पीशिएशन occurs in same habitat. ऐसे स्पीशिएशन को हम क्या कहते हैं? सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सिम मतलब सेम एरिया, सेम एरिया में दो अलग अलग, सेम हैबिटेट में दो अलग अलग स्पीशीज बन रही है।
क्योंकि वो लोग एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं की कभी। अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो जीन फ्लो होगा ही नहीं एक से दूसरे में। इधर तो बीच में चलो फिजिकल बैरियर आ गया था, इसकी वजह से वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ। इसके लिए ये लोग आपस में करते गए, ये लोग आपस में करते गए, तो जीन फ्लो कभी दोनों के बीच में हुआ ही नहीं। तो ये एक अलग स्पीशीज, ये एक अलग स्पीशीज। ये तो ड्यू टू फिजिकल बैरियर था। फिजिकल बैरियर की वजह से दो अलग अलग हैबिटेट बन गए, तो दो जो स्पीशीज बन रही है वो अलग अलग जगह पे बन रही है। यहाँ पे जो अलग अलग स्पीशीज बन रही है वो सेम जगह पे बन रही है। एक ही स्पीशीज से सेम अलग अलग स्पीशीज बन रही है एक ही जगह पर, क्योंकि वो लोग रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है, वो लोग ने एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस ही नहीं किया कभी। समझ में आया चीज? देखो, अगर नया स्पीशीज बनेगा तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदलेगी कि नहीं? बदलेगी ना। तो वही मैं कह रहा हूं, नया स्पीशीज दो तरीके से बन सकता है। या तो दो अलग अलग जगह पे बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ पहाड़, नदी, कुछ भी आ सकता है, डेजर्ट, रेगिस्तान। या दो स्पीशीज सेम प्लेस पे है पर फिर भी एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं की, क्योंकि एक स्पीशीज यहाँ पे उसको खाने के लिए मिल गया है, दूसरी स्पीशीज को अपना खाने के लिए मिल गया है। वो लोग कभी एक दूसरे के लाइफ में इंटरफियर ही नहीं किए, तो कई सालों बाद ये एक अलग स्पीशीज बन चुकी होगी और ये एक अलग स्पीशीज बन चुकी होगी। वही बताया हूं। तो ऐसे स्पीसिएशन को हम सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन कहते हैं, जिसमें सेम प्लेस पे ही दो अलग अलग स्पीशीज बनी है। तो क्योंकि ये लोग एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, इसके लिए इसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। मुझे एक बात बताओ कि हॉर्स की बहुत सारी स्पीशीज अवेलेबल होगी कि नहीं? यस सर। वैसे डोंकी की भी बहुत सारी स्पीशीज अवेलेबल होगी ना? यस सर। अब देखो हुआ क्या कि कुछ डोंकी थे, डोंकी के लिए मैं, ये एक डोंकी, दूसरा डोंकी, कुछ डोंकी है, ये डोंकीज है, कोई बैरियर नहीं है इनके बीच में, फिर भी ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं और ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। ये वाली ग्रुप आपस में मीटिंग कर रही है, ये वाली ग्रुप आपस में मीटिंग कर रही है। तो कई साल के बाद ये वाले डोंकी एक नई स्पीशीज बन गए होंगे, ये वाले डोंकी एक नए स्पीशीज बन गए होंगे। तो इससे एक डोंकी से दो नए स्पीशीज बने। पर ये डोंकी लोगों ने कभी ये हॉर्स के लोगों के साथ मीटिंग नहीं की। अगर ये डोंकी ये वाले हॉर्स के साथ मीटिंग करते तो नया स्पीशीज बनने के चांसेस कम हो जाते थे, क्योंकि ये दोनों अगर मीटिंग करते तो हाइब्रिड बनता, और हाइब्रिड जो होता है स्टेराइल होता है, मतलब वो खुद तो जिंदा रहेगा पर वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो नया स्पीशीज कभी बनता ही नहीं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं ये जो कंसेप्ट है जो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और आइसोलेशन वाला पॉइंट, ये मैंने यहां पे लिख तो दिया है, बट टू बी मोर प्रिसाइजली ये जो टॉपिक है ये आपको मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से ब्रेक के बाद देखेंगे हम। 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपको मैं ये टॉपिक बताता हूं, प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक वाला रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब ले देखिए, ये वाला जो टॉपिक है हमारा,
ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लिखने से ज्यादा बेटर है, मैं यहां पे सिर्फ क्या लिखूंगा, आइसोलेशन लिखूंगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को पहले मुझे बताइए कि जीन माइग्रेशन समझ में आया आप लोगों को? मुझे हाँ या ना में बोलती जाए, मैं एक एक करके बोलूंगा। जीन माइग्रेशन Yes, समझ में sir. आया? ओके। Yes, sir. नेचुरल सिलेक्शन, Yes, sir. जेनेटिक ड्रिफ्ट, अभी मैं बता रहा हूं, मैं एक बार जेनेटिक ड्रिफ्ट वापस से आपको छोटा सा रिवीजन कराता हूं। ये देखो, मैंने जेनेटिक ड्रिफ्ट में यही बोला कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज होना, पर उसके लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो पॉपुलेशन छोटी होनी चाहिए और दूसरा अचानक से एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। जैसे कि अगर जीन माइग्रेशन हो रहा है और अगर अनप्लैंड है, अचानक से अगर कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, तो मैं उसको जीन माइग्रेशन नहीं बोलूंगा, मैं उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट ही बोलूंगा, क्योंकि वो अचानक से उड़ के चले गए, तो वो तो फाउंडर्स इफेक्ट हो गया। अब तुम लोग बॉटलनेक इफेक्ट देखो, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ये पॉपुलेशन छोटा है, उसमें हाथी का पाव पड़ गया, कुछ लोग मर गए और कुछ लोग बच गए, तो जो बचे उनका फ्रीक्वेंसी देखो, वो तो नेक्स्ट जनरेशन में हमको अलग दिख गया एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो इसी के बेसिस पे क्या होता है कि अगर पॉपुलेशन का साइज छोटा है और कुछ लोग उड़ के नए जगह चले गए, तो मेरे को ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट पॉपुलेशन में, क्योंकि ये पॉपुलेशन का ऑलरेडी साइज छोटा था। तो डेफिनेटली अगर कुछ लोग उड़ के गए और उसमें गलती से उल्टा हो गया होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में मेरे को ज्यादा चांसेस दिखेंगे। ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे 16 ही बीटल, मैंने यहाँ पे 8 बीटल्स ही लिए थे, तो जो 5 मर गए 3 बच गए, तो मेरे को ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिला। पर अगर 8 बीटल्स के बजाय ये पॉपुलेशन का साइज होता 100 बीटल्स का और सिर्फ 5 मरते, तो मेरे को क्या इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता? बताइए निकिता। No, sir. वही सेम उड़ने में भी वही हुआ। अगर पॉपुलेशन जितना छोटा है और कुछ लोग उड़ के चले गए, तो मेरे को ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल जाएगा। पर अगर यही पॉपुलेशन का साइज बड़ा है, मैं फाउंडर्स इफेक्ट की बात कर रहा हूं कि यही पॉपुलेशन का साइज अगर बड़ा है और तब उस केस में कुछ लोग उड़ के गए, यही पॉपुलेशन में इस समय यहाँ पे कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। अगर 16 के बजाय यहाँ पे 100 लोग होते और तब अगर इतने लोग उड़ के जाते, तो कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। आया समझ में आप लोगों को? क्योंकि 1600 लोग होते और उसमें से कुछ लोग उड़ के गए, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि जो उसमें कुछ लोग उड़ के जाते थे, उसमें ग्रीन के साथ साथ ब्लू वाले भी ज्यादा होते थे, तो फिर से आपको वही इक्वल मिलता था। आई बात समझ में? अभी जैसे कि अभी इस पॉपुलेशन में तुमको ब्लू वाले ज्यादा दिख रहे और ग्रीन वाले कम दिख रहे, पर अगर यही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और तब कुछ ग्रुप अगर उड़ के जाती, तो उस ग्रुप के अंदर भी तुमको ब्लू वाले ज्यादा ही मिलते और ग्रीन वाले भी ज्यादा ही मिलते थे। अगर ये पॉपुलेशन का साइज बड़ा होता और तब कुछ ग्रुप निकलती, तो वो ग्रुप भी छोटी नहीं बड़ी ही होती थी। आया समझ में ये चीज? Yes, sir. ठीक है, तो पहला ये बताया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा तो म्यूटेशन। तुमको पता है म्यूटेशन से भी नया स्पीशीज बनता है। नया स्पीशीज बना मतलब नया अलील आया, नया अलील आया मतलब अलीलिक फ्रीक्वेंसी अब पहले जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ बदलाव आ गया, कोई नया अलील आ गया, मतलब इवोल्यूशन हुआ। जितना छोटा पॉपुलेशन उतना ज्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं इवोल्यूशन के। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी तुमको पता है कि नया स्पीशीज बनेगा, नया अलील आएगा, और नया अलील आएगा तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जीन रिकॉम्बिनेशन से पता है वेरिएशंस आता है, और वेरिएशंस हेल्पफुल है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। नॉन रैंडम मेटिंग मतलब सिलेक्टिव मेटिंग, और सिलेक्टिव मेटिंग से आप एक पर्टिकुलर अलील का नंबर बढ़ाते जा रहे हो, तो नेक्स्ट जनरेशन में और ये जनरेशन में कंपेयर करने पर आपको चेंज नजर आएगा। ये समझा? 9 पॉइंट, 9 Yes, पॉइंट sir. समझा? अब हम लोग 8th पॉइंट पे अच्छे से फोकस करते हैं। 8th पॉइंट में पूरा का पूरा डिटेल में वापस बताने जा रहा हूं।
आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन। मैंने जैसे क्या कहा तुमको जब मैं आइसोलेशन पढ़ा रहा था, जैसे यहां पे देखो, ये आइसोलेशन का बेस्ट एग्जांपल है। आइसोलेशन दो तरीके की है, एक है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और एक है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में क्या हुआ, ज्योग्राफिकली सेपरेट हुए हैं, मतलब बीच में दोनों के पहाड़ आ गया है, जिसकी वजह से इधर का बंदा इधर नहीं जा पा रहा है और इधर का बंदा इधर नहीं जा पा रहा है, तो दोनों के बीच में जीन्स इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं। इनका अपना ब्रांचिंग डिसेंडेंट नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है, इनका अपना ब्रांचिंग डिसेंडेंट नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है। यही तो हुआ था ना मार्सुपियल मैमल्स का, बताओ। मार्सुपियल Yes, sir. और डार्विन फिंचेस का भी यही हुआ था, वही Yes. तो था। उधर ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में भी जब ये लोग गए, ये ऑस्ट्रेलिया बड़ा सा, तो जो वाले लोग इधर गए और कुछ लोग इधर गए, तो इधर के लोग कभी यहां नहीं जा पाए, या यहां के लोग कभी यहां क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि बीच में माउंटेन था, फॉरेस्ट था, नदी थी। तो ये दोनों सेम से मार्सुपियल्स है, ये भी एक स्पीशीज है, ये भी एक स्पीशीज है, नो डाउट। पर इनके बीच में क्योंकि फिजिकल बैरियर आ गया, तो इधर के लोग कभी इधर नहीं जा पाए, इधर के लोग इधर नहीं जा पाए, तो इनके बीच में मेटिंग कभी हुआ ही नहीं। तो इनका अपना ब्रांचिंग डिसेंडेंट नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है, इनका अपना ब्रांचिंग डिसेंडेंट, ऐसे हर पॉइंट पे अपना ब्रांचिंग डिसेंडेंट नेचुरल सिलेक्शन करने की वजह से क्या हो गया, नया स्पीशीज बन गया। और ये जो नया स्पीशीज बना, बताओ इसको मैं क्या कहूंगा, एलोपेट्रिक स्पीसिएशन कहूंगा कि सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन कहूंगा, बताइए। एलोपेट्रिक स्पीसिएशन का मतलब क्या बताया था मैंने, अगर दो स्पीशीज अलग अलग जगह बनती है तो उसको एलोपेट्रिक, एलो का मतलब होता है डिफरेंट, और सिम्पेट्रिक, सिम मतलब सेम, सेम जगह पे ही अगर दो स्पीशीज बन गई, कोई बैरियर नहीं है, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, तो उसको सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन कहते हैं। तो मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, ये एलोपेट्रिक स्पीसिएशन का एग्जांपल है कि सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन का एग्जांपल है? रॉन्ग तो रॉन्ग, बताइए, कोई बात नहीं। यस निकिता, सिया, बताइए, रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट। मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जितने भी बने, ये सब अलग अलग स्पीशीज बनी, ये एक नया स्पीशीज, ये एक नया स्पीशीज। नए स्पीशीज बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पीसिएशन। क्या बोलते हैं, स्पीसिएशन। तो अब ये स्पीसिएशन अगर अलग अलग जगह पे बनता है तो उसको एलोपेट्रिक कहते हैं, सेम जगह पे बनता है तो सिम्पेट्रिक कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है, ये जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, यहां पे तो अलग अलग जगह पे बना है। डिफरेंट हैबिटेट पे अगर स्पीशीज बनता है तो एलोपेट्रिक, सेम हैबिटेट में अगर स्पीशीज बनता है तो सिम्पेट्रिक। तो एलोपेट्रिक स्पीसिएशन का एग्जांपल कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया वाला। देखो मैं वापस से बोल रहा हूं, मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इधर गए वो कभी इधर नहीं जा पाए। क्यों, क्योंकि बीच में पहाड़, नदी, कुछ भी हो सकता था, ग्लेशियर वगैरह। और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इधर थे वो कभी इधर नहीं जा पाए, सेम। तो ये वाले लोगों का अपना ब्रांचिंग डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है, वो डार्विन का, और इन लोगों का अपना ब्रांचिंग डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है। यहां के लोग एक नए स्पीशीज बन गए कुछ सालों बाद, और यहां के लोग भी एक नए स्पीशीज बन गए। तो ये दो जो स्पीशीज बने वो तो अलग अलग बने, तो ये तो स्पीसिएशन अलग अलग जगह पे हुआ ना। इसका मतलब जितने भी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एलोपेट्रिक स्पीसिएशन के एग्जाम्पल है। ऐसे ही सेम डार्विन फिंचेस का भी हुआ था। वो डार्विन फिंचेस भी, वो बड़ा सा आइलैंड था, तो इधर के लोग इधर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा बड़ा था। समझ रहे हो, डिस्टेंस बहुत बड़ा बड़ा था, और उधर की खाने पीने की चीजें अलग थी, इधर की खाने पीने की चीजें अलग है। इसके वजह से
मार्सुपियल मैमल्स, डार्विन फिंचेस, ये सब एलोपेट्रिक स्पीसिएशन के एग्जांपल है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि एलोपेट्रिक स्पीसिएशन से क्या बनता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बनता है। ये देखिए, एक पॉइंट से अलग अलग चीजें बनी है। तो क्या मैं लास्ट में एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि एलोपेट्रिक स्पीसिएशन में गिव राइज टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? बताओ निकिता, क्या ये बात बोलना सही रहेगा? Yes, sir. क्योंकि अलग अलग हैबिटेट में, ये सब अलग अलग हैबिटेट है। ऑस्ट्रेलिया की किसी एक जगह पे बर्फ गिर रही है, किसी एक जगह पर बहुत धूप है, किसी एक जगह पे जंगल है, किसी एक जगह पे रेगिस्तान है। ये अलग अलग स्पीशीज, ये अलग अलग हैबिटेट है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो पॉइंट मैंने तुम लोगों को अभी बताया, इसको प्लीज याद रखना कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब होता है कि दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जियोग्राफिकली आइसोलेट हो चुके हैं। जियोग्राफिकली मतलब क्या, हैबिचुअली दोनों का लोकेशन अलग अलग हो गया है, दोनों का हैबिटेट अलग अलग हो गया है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई बैरियर आ गया है, फिजिकल बैरियर आ गया है। वो बैरियर या तो नदी, समुंदर, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से इधर के लोग इधर नहीं जा पा रहे, इधर के लोग इधर नहीं जा पा रहे। तो ये लोग एक नए स्पीशीज बन गए, कई सालों बाद ये लोग एक नए स्पीशीज बन गए। अब दोनों भी जो नई स्पीशीज बनी है वो अलग अलग जगह बनी है, इसके लिए ऐसे नए स्पीशिएशन बनने को हम कहते हैं एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। और इस केस में क्या है, ये तो एक ही हैबिटेट है, पर वो लोग कभी मिले ही नहीं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि ये लोगों को जो खाना पीना यहाँ पे मिल रहा है और ये लोगों का दूसरा खाना पीना है, इनका सबका अपना अलग अलग खाना पीना है। तो ये लोग आपस में ही रिप्रोड्यूस करते गए, ये पिंक वाले लोग आपस में रिप्रोड्यूस करते गए, ये ब्लू वाले आपस में रिप्रोड्यूस करते गए, और ये व्हाइट वाले आपस में रिप्रोड्यूस करते गए। एक ही झाड़ पे, एक ही पेड़ के अलग अलग डाली पर बर्ड्स है। अब ये बर्ड्स उधर ही रहते थे, उधर ही खाते थे, आपस में मीटिंग करते थे। ये वाले बर्ड्स आपस में मीटिंग करते थे। तो कई सालों बाद ये तीनों भी सेम रहेंगे कि अलग अलग स्पीशीज होंगे? बताइए। सर अलग अलग। तो ये जो नया नया स्पीशीज बना, ये स्पीसिएशन सेम हैबिटेट में हो रहा है। इसके लिए मैं ऐसे टाइप के स्पीसिएशन को, ये जो नए नए स्पीशीज बन रहे हैं, इन स्पीसिएशन को मैं बोलूंगा सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं किए। वहां पे, यहाँ पे फिजिकल बैरियर था, ज्योग्राफिकली दोनों एक दूसरे से आइसोलेट हो गई थी, पर ये लोग एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं किए। इसके लिए मैं इसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलूंगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि रिप्रोड्यूस आइसोलेट नहीं करने की वजह से सेम हैबिटेट पर दो नई स्पीशीज बन गई, या दो या तीन बन गई, या चार बन गई। तो इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन may give rise to sympatric speciation. Geographical isolation give rise to allopatric speciation. ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? Yes, sir. अब यहां देखिए कि ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दो तरीके से काम करता है। ये दो तरीके से काम करता है, वही हम देख रहे हैं। ये सबको मैं रब कर रहा हूं, सिर्फ ये चीज में रख रहा हूं, ये पूरा चीज में रब कर रहा हूं। ये हॉर्स वॉर्स वगैरह अभी साइड में। ओके, यहां देखिए, देखो एक चीज याद रखो, अगर एक स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज के साथ मेटिंग कर ली, तो बन जाएगा हाइब्रिड। और अगर हाइब्रिड बना तो ये होगा स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो क्या नया स्पीशीज बन पाएगा? बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। No, sir. तो न्यू स्पीशीज नहीं बनेगा।
ये कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लो, इसे बुक में लिख लो कि दो अलग अलग स्पीशीज, ये स्पीशीज 1 है, ये स्पीशीज 2 है। दो अलग अलग स्पीशीज आपस में एक दूसरे के साथ मेटिंग नहीं कर सकती। अगर मेटिंग करी तो इससे हो जाएगा हाइब्रिड बनेगा और उससे नया स्पीशीज नहीं बनेगा। तो हम नहीं चाहते कि अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे के साथ मेट करें, क्योंकि हाइब्रिड जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं और स्टेराइल से कोई नया स्पीशीज नहीं बन पाएगा। अब जब ये वाली स्पीशीज थी, स्पीशीज 1 स्पीशीज 2 के साथ नहीं मेट करनी चाहिए, ये याद रखना। तो नया स्पीशीज कैसे बना, मतलब स्पीशीज 1 में से आगे जाके बहुत सारी स्पीशीज बनेगी। ये दोनों आपस में मेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में मेट करेंगे तो नया स्पीशीज नहीं बनेगा। तो ये दोनों आपस में मेट क्यों नहीं कर पाए? अगर मेट कर, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, स्पीशीज 1 स्पीशीज 2 अगर आपस में मेट कर देते तो क्या नया स्पीशीज बनता? क्या बताओ, हाँ या ना? No, sir. तो वो लोग क्यों नहीं मेट कर पा रहे हैं, उसका कारण इधर लिखा हुआ है। पहला कारण, दोनों का हैबिटेट अलग अलग है। हैबिटेट अलग अलग है मतलब ये स्पीशीज 2 कहीं और रहते हैं, ये कहीं और, ये पानी में रहते होंगे, ये लैंड पे रहते होंगे, या दोनों भी लैंड पे रहते होंगे तो ये घास फूस में रहते होंगे और ये घने जंगल में रहते होंगे, या ये पेड़ पे रहते होंगे या ये जमीन पे रहते होंगे। तो दोनों का हैबिटेट अलग अलग है, इसके लिए दोनों के दोनों मिले नहीं आपस में, बराबर। इसके लिए ये दोनों के दोनों आपस में मिले नहीं। तो पहला तो आ गया, जो बैरियर आया वो हैबिटेट अलग अलग होने की वजह से आया। इनहैबिटेट बैरियर मतलब क्या? दोनों का जो एनवायरमेंट है रहने का वो सेम है कि अलग अलग है? बताइए, एनवायरमेंट सेम है कि अलग अलग है दोनों का, स्पीशीज 1 का और स्पीशीज 2 का? अलग अलग है ना। इन हैबिटेट बैरियर का मतलब, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट। इन हैबिटेट बैरियर मतलब, बैरियर मतलब क्या? एनवायरमेंट में ही अलग अलग है भाई। चलो मान लो कि दोनों सेम हैबिटेट में आ गए, दोनों किस हैबिटेट में आ गए? सेम हैबिटेट में आ गए, कि ये वाला बैरियर टूट गया, दोनों सेम हैबिटेट में आ गए, फिर भी वो लोग एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ब्रीडिंग का सीजन अलग होता है, इसका ब्रीडिंग का सीजन अलग होता है। तुमने पढ़ा है ना? सबका, हर एनिमल का अपना अपना ब्रीडिंग सीजन होता है। किसी का मार्च से अक्टूबर होता है तो किसी का अप्रैल से सितंबर होता है। हैव यू गॉट दिस? ब्रीडिंग सीजन एनिमल्स Yes, का sir. डिफर करता है। तो ये दूसरा बैरियर आ गया, सीजनल बैरियर। सीजनल मतलब ब्रीडिंग, ब्रीडिंग सीजन इसका अलग है और इसका अलग है, ये समझा? Yes, sir. तीसरा मान लो, चलो मान लेते हैं कि दोनों का सीजन भी सेम है, दोनों सेम सीजन पे ब्रीडिंग करते हैं। एग्जांपल ले लो, ये भी मार्च से अक्टूबर, ये भी मार्च से अक्टूबर, पर इसका बिहेवियर अलग है, इसका बिहेवियर अलग है। बिहेवियरल बैरियर का मतलब क्या होता है पता है? कि स्पीशीज 2, जैसे कि अगर किसी बर्ड को, किसी मेल बर्ड को फीमेल बर्ड को इंप्रेस करना है तो वो मेल बर्ड गाना गाएगा, जिसे कोयल गाना गाती है, या घोंसला अच्छा बनाएगा, या वो बर्ड डांस करेगा। तो इस बिहेवियर को हम बोलते हैं कोर्टशिप बिहेवियर, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले वो लोग कुछ आपस में ऐसा बिहेवियर करते हैं कि वो फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो एक तरीके का कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन सिर्फ उसी स्पीशीज की फीमेल डिटेक्ट कर पाएगी। तो हर एनिमल का अपना अपना कोर्टशिप बिहेवियर होता है। जैसे कि हनी बी, हनी बी को अगर रिप्रोडक्शन करना है तो वो ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे और ऐसे घूमती है। मतलब ये मेल हनी बी बता रहा है फीमेल हनी बी को कि मेरे को मेटिंग करने का है, तो ये उसका बिहेवियर है। तो ये लैंग्वेज सिर्फ
उसी स्पीशीज की फीमेल हनी भी डिटेक्ट कर पाएगी, कोई दूसरे स्पीशीज का इंसेक्ट इस बिहेवियर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैंने वही कहा कि दोनों के दोनों पहले अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। चलो मान लो कि अगर सेम एनवायरनमेंट में आ गए, मतलब ये वाला बैरियर टूटा, पहला वाला बैरियर टूट गया, फिर भी दोनों के ब्रीडिंग सीजन अलग अलग होते हैं। चलो ब्रीडिंग सीजन भी सेम है, मतलब दूसरा बैरियर भी तोड़ दिया, तो भी इसका कोर्टशिप बिहेवियर और इसका कोर्टशिप बिहेवियर अलग अलग है। स्पीशीज 2 का मेल जो बिहेव करेगा मेटिंग करने के लिए, वो सिर्फ स्पीशीज 2 की ही फीमेल डिटेक्ट कर पाएगी, स्पीशीज 1 की फीमेल डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसके लिए दोनों के बीच में मेटिंग नहीं होगा। दैट इज टेम्पोरल बैरियर। ये तीसरा पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. और टेम्पोरल बैरियर के बाद अगर मान लो कि चलो स्पीशीज 2 का मेल जो बिहेव कर रहा है वो स्पीशीज 1 की फीमेल डिटेक्ट कर भी ली, तो भी जब दोनों मेटिंग करेंगे तो मेटिंग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पीशीज 1 का पेनिस और स्पीशीज 2 का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दोनों मैच नहीं हो रहे, एक दूसरे से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डिफरेंट है, मैकेनिकल बैरियर है, जिसकी वजह से दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, इसके लिए दोनों एक दूसरे के साथ कॉपुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो चारों के चारों बैरियर है ये जाइगोट बनने ही नहीं देंगे। ये लोगों ने क्या किया, जाइगोट बनने ही नहीं दिया, इसके लिए इसको कहते हैं प्री जाइगोटिक बैरियर। चलो मान लो ये चारों भी बैरियर टूट गया, मैकेनिकल बैरियर भी टूट गया, अब कॉपुलेशन हो गया, तो अब आ जाता है पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। तो अब इस केस में जब वो स्पीशीज 2 का मेल स्पीशीज 1 की फीमेल के अंदर स्पर्म डाल भी दिया तो वो स्पर्म मर जाएगा। दैट इज कॉल्ड गैमेटिक मोर्टेलिटी। जैसे ही किसी एक स्पीशीज का स्पर्म किसी दूसरे स्पीशीज की फीमेल में जाता है तो वो अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन कुछ अलग होते हैं। चलो मान लो कि स्पर्म नहीं मरा, गैमेटिक मोर्टेलिटी भी ब्रेक हो गया और जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनते ही वो जाइगोट अपने आप मर जाएगा, वो जाइगोट डिवाइड ही नहीं होगा, वो जाइगोट से 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल स्टेज बनेगा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड जाइगोट मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब मरना। अगर जाइगोट चलो नहीं भी मरा, क्लीवेज डिवीजन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, इंप्लांटेशन हो गया, बेबी आ गया जिसको हम हाइब्रिड बोल रहे हैं, तो वो हाइब्रिड जो है वो स्टेराइल रहेगा, वो आगे बच्चे नहीं दे पाएगा, जिसको बोलेंगे स्टेराइल हाइब्रिड। और अगर वो हाइब्रिड आ भी गया और उसने भी बच्चा दे दिया, मतलब हाइब्रिड जो था, मतलब समझ रहे हो कि ये दोनों को मेट करा के हाइब्रिड बन गया, तो मैं कह रहा हूं थर्ड पॉइंट कि हाइब्रिड स्टेराइल है, मतलब ये हाइब्रिड अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। That's why I'm calling this hybrid as sterile hybrid. ये भी ब्रेक हो गया, ये हाइब्रिड ने हाइब्रिड दे भी दिया, हाइब्रिड बेबी, तो ये बेबी हाइब्रिड जो है वो बच्चा नहीं दे पाएगी, यहां तो टूट ही जाएगा, मतलब इसके बच्चे का बच्चा नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हाइब्रिड F2 ब्रेकडाउन। ये हाइब्रिड ये F1 हाइब्रिड है ना, ये F1 हाइब्रिड है फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, तो F3 नहीं बन पाएगा, इसके लिए मैं F2 ब्रेकडाउन बोल रहा हूं। इसी कारण के वजह से कोई नया, ये दोनों मिलके हाइब्रिड नहीं बनेगा और नया स्पीशीज नहीं बन पाएगा। अगर ये दोनों मीटिंग कर लेते तो हाइब्रिड बन जाता और नया स्पीशीज नहीं बन पाता, पर ये सब कारण के वजह से एक स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज के साथ मेटिंग नहीं कर पाता,
इसके वजह से ये लोगों का अपना ब्रांचिंग डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, इन लोगों का अपना ब्रांचिंग डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। समझ रहे हो? मैंने इसके पहले बोर्ड पे लिखा था स्पीशीज 1 और ये बोर्ड पे लिखा था स्पीशीज 2। ये दोनों पहले एक ही स्पीशीज थे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से ये लोग पहले एक ही हैबिटेट में थे, पर ये लोग एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। देखो यही स्पीशीज थी, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। यहां पे एरो पे लिख देता हूं अभी, यहां पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे, एक ही जगह पर रह के ये दोनों के दोनों कभी दोनों सेम स्पीशीज थे। ये भी वही स्पीशीज है, ये भी वही स्पीशीज है, सेम। चलो मैं 1 1 लिख देता हूं, 1 1। दोनों के दोनों पानी में रहते थे। चलो ये मछली है, ये भी एक मछली है, पर ये मछली जो है, ये वाली मछली नीचे जमीन में से खाना खाती थी। मैं मछली बना देता हूं, और ये मछली ऊपर के चीजों को खा रही है। अब ये दोनों मछली एक ही स्पीशीज की है, सेम स्पीशीज, पर क्या हुआ कि इसको ऊपर का खाना पीना मिल रहा है तो ये ऊपर ही रह रही है, इसको नीचे का खाना पीना मिल रहा है तो ये नीचे ही रह रही है। तो कई सालों के बाद ये लोग आपस में मीटिंग किए, ये ऊपर के लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, और ये नीचे के लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। तो ये लोग एक अलग स्पीशीज बन गए, ये लोग एक अलग स्पीशीज बन गए। अब मैं स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 लिखूंगा। बोलो ये समझा? ये लोग देखो सेम हैबिटेट थे, दोनों पानी में रह रहे हैं। हैबिटेट क्या है दोनों का? हैबिटेट क्या है दोनों का? सेम। पर इनको ऊपर ही खाना पीना मिल रहा है, इसके लिए ये ऊपर रह रहे हैं। इनको नीचे खाना पीना मिल रहा है, इसके लिए नीचे रह रहे हैं। तो कई सालों के बाद ये एक अलग स्पीशीज, ये एक अलग स्पीशीज। अगर ये दो स्पीशीज आपस में एक दूसरे के साथ मेट कर लेती तो क्या बन जाता? हाइब्रिड बन जाता। और हाइब्रिड बनने की वजह से क्या नया स्पीशीज बन पाता? बताओ। नो सर। तो इसके लिए ये स्पीशीज और ये स्पीशीज अलग अलग हैं बिकॉज ऑफ वही बैरियर। वो बैरियर जो मैंने अभी भी यहां पे बताया, ये वाला, ये बैरियर जाइगोट बनने नहीं देगा क्योंकि दोनों का हैबिटेट अलग अलग था। इन हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिट में भी सेम। जैसे कि ये दोनों भी फिश का हैबिट क्या है? हैबिटेट क्या है? पानी। पर उसके अंदर भी क्या बैरियर है? इनहैबिटेट बैरियर का मतलब कि पानी में ये ऊपर वाले लेयर में, ये नीचे वाले लेयर में है। तो सेम हैबिट में होने के बावजूद भी दोनों अलग अलग एरिया में है। मतलब एरिया सेम है पर अलग अलग थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। हैबिटेट सेम है फिर भी। तो ये दोनों स्पीशीज आपस में मिल नहीं रही एक दूसरे से, जिसकी वजह से हाइब्रिड नहीं बन पा रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों स्पीशीज आपस में मिल लेती, ये दोनों स्पीशीज अगर आपस में मिल लेती तो हाइब्रिड बन जाता और नया स्पीशीज नहीं बन पाता। इसके लिए एक स्पीशीज से दो अलग अलग स्पीशीज बन गई, और ऐसे स्पीशीज बनती गई बनती गई बनती गई। अगर मेट हो जाती ना तो नया स्पीशीज नहीं बन पाता था। और ये मेट क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज ऑफ दिस बैरियर्स, ये सारे बैरियर्स हैं। कि पहला तो दोनों का हैबिटेट अलग अलग है भाई, एक ऊपर के लेयर में रहती है, एक नीचे के लेयर में रहती है।
दोनों का फिर सीजन अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीशीज बन चुकी है। बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होने के से कॉपुलेशन नहीं होगा। चलो ये सब टूट गया, तो गैमेट अगर चला भी गया तो मर जाएगा, जाइगोट बनते ही मर जाएगा। हाइब्रिड बन गया तो स्टेराइल होगा। अगर हाइब्रिड का हाइब्रिड हो गया तो बेबी, तो हाइब्रिड का हाइब्रिड जो है वो आगे जाके नहीं, वो हाइब्रिड का हाइब्रिड जो होगा वो स्टेराइल होगा, वो बोलने का मतलब है। इस केस में हाइब्रिड का जो हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, स्टेराइल होगा। अब समझ में आया आपको? Yes, sir. तो ये सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके साथ हमने यहाँ पे आज थियरीज ऑफ इवोल्यूशन कंप्लीट किया है, दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। हमने मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन कंप्लीट किया। इसके लिए मैंने कहा था कि इवोल्यूशन जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना भी अगर तुम लोग ने पढ़ लिया, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है, दैट इज वेल इनफ टू अटेन द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, इसके लिए आगे क्या टॉपिक मैं आज कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हम कल पढ़ेंगे, दैट इज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो हम कल पढ़ेंगे। कल मेरा लेक्चर आप लोगों को शाम को 7:30 बजे है, और कल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जिससे इवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब हम लोग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये टॉपिक हमने इधर कंप्लीट कर दिया है। आइसोलेशन मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज के, वो दोनों अलग अलग हो गए, मेटिंग नहीं कर पाए, तो भी नया स्पीशीज बन जाएगा। और नया स्पीशीज बना मतलब नया अलील आया, नया अलील आया मतलब अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, मतलब इवोल्यूशन हो गया। और ये सारे फैक्टर इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल, एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे।